अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हसीब रब्बानी और आप देख रहे हैं उर्दू लर्निंग जोन। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तफसील के साथ हल करने वाले हैं और सबसे अहम बात यह है कि हम तमाम सवालात सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक हल करेंगे ताकि आपको सही जवाब, दुरुस्त ऑप्शन और एग्ज़ाम में माना जाने वाला स्टैंडर्ड तरीक़ा बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। हर सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप आसान और सादा अंदाज में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ताकि आप इसी तरह के सवालात इम्तहान में बआसानी हल कर सकें। अगर आप सीटेट, टेट या टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई हमारी असल ताकत है। तो चलिए सीधे चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले सवाल है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। इस इबारत को आपको अच्छे से रीड करना है और इसी इबारत के मुताबिक सवाल को हल करना है, सवाल का जवाब देना है। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज़्ज़त करते थे। हकीम अजमल ख़ान को लोग 1921 ईस्वी तक बस एक ही अच्छा हकीम जानते थे। उनकी टक्कर का हिंदुस्तान में कोई हकीम नहीं था। नवाबों, राजाओं से माहवार हज़ारों रकमें बंधी हुई थीं। दिल्ली से बाहर जाने की 1000 रुपया रोज़ाना फ़ीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब तो बस अमीरों ही का इलाज कर सकता है, गरीबों को भला उनसे क्या फ़ायदा पहुंचता होगा। लेकिन ये बात नहीं है। उनकी नज़र में अमीर गरीब सब बराबर थे। वो जो कमाते अपने अजीज़ों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में उठा देते थे। देने का अंदाज़ ऐसा होता कि एक हाथ से देते दूसरे हाथ को खबर ना होती और लेने वाला भी शर्मिंदा ना होता। सारा सवाल जो है इसी से अख़ज़ किया जाएगा और इसी इबारत से आपको जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि हकीम अजमल ख़ान की किन से माहवार हज़ारों की रकमें बंधी हुई थीं। ऑप्शन ए, जागीरदारों और ज़मींदारों की तरफ से। दूसरा है रियासती हुकूमत की तरफ से। तीसरा है हुकूमत की जानिब से और चौथा है नवाबों और राजाओं की जानिब से। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी नवाबों और राजाओं की जानिब से। अगला सवाल है, हकीम अजमल ख़ान की मदद करने का अंदाज़ कैसा था। पहला है वह सबको दिखाकर मदद किया करते थे। दूसरा है वो देख और परख कर ही मदद कर दिया करते थे। तीसरा है वो एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर न होती। और चौथा है वह सबकी खामोशी से मदद करते थे। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी वो एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर न होती। अगला सवाल है, हकीम अजमल ख़ान की नज़र में कौन बराबर थे। पहला है आम और ख़ास बराबर थे। दूसरा है हर मज़हब व मिल्लत के लोग बराबर थे। तीसरा है अमीर व गरीब सब बराबर थे। चौथा है बादशाह व फ़कीर सब बराबर थे। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी अमीर व गरीब सब बराबर थे। अगला सवाल है, हकीम अजमल ख़ान जो कुछ कमाते उन्हें किन कामों में उठा देते थे। पहला, वह सब रुपया यतीम खानों की मदद के लिए दिया करते थे। दूसरा, वह सब रुपया तालीमी इदारों पर ख़र्च कर दिया करते थे। तीसरा, वह सब दवाइयों पर ख़र्च कर दिया करते थे। या चौथा, अपने अजीज़ों और गरीबों और कौमी कामों में उठा देते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जवाब देने की कोशिश कीजिए।
इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी अपने अजीज़ों और गरीबों और कौमी कामों में उठा देते। अगला सवाल है, तबीब की जमा क्या है? बहुत ही आसान जवाब है तीसरा, तबीबों। अगला सवाल है, हकीम अजमल ख़ान को 1921 ईस्वी तक किन हैसियत से जानते थे? पहला ऑप्शन है, एक समाजी कारकुन जानते थे। दूसरा, एक अच्छा दानिश्वर जानते थे। तीसरा, एक अच्छा हकीम जानते थे। चौथा, एक अच्छा इंसान जानते थे। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी एक अच्छा हकीम जानते थे। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था? इसका जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी हकीम अजमल ख़ान की टक्कर का। अगला सवाल है, हकीम अजमल ख़ान की दिल्ली से बाहर जाने की कितनी फ़ीस मुकर्रर थी? 1000 रुपया रोज़ाना, या 2000 रुपया रोज़ाना, 5000 रुपया रोज़ाना, या 1500 रुपया रोज़ाना? बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी 1000 रुपया रोज़ाना। अमीर का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद कहते हैं ओपोजिट, यानी उल्टा। तो हक़ीर नहीं होगा, सग़ीर भी नहीं होगा, अमीर का फ़कीर भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी गरीब। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। इस शेर को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, और इसी से आगे जो आने वाला सवाल है आपको इसी से जवाब देना है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक़ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठें, जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठें। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। तो उम्मीद है कि आपने इबारत को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब सीधे चलते हैं इसी से बने हुए सवाल की तरफ। पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है? ज़मीन को पस्त बता रहा है, मैदानों को पस्त बता रहा है, दरिया को पस्त बता रहा है, या जंगल को पस्त बता रहा है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसका सही जवाब है हमारा पहला, यानी ज़मीन को पस्त बता रहा है। अगला सवाल है, दूसरे शेर में पहाड़ ने गिलहरी को कौन सी चीज़ कहा है? नायाब चीज़, नादिर चीज़, कमतर चीज़, या ज़रा सी चीज़? बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी ज़रा सी चीज़। अगला सवाल है, पहाड़ के नज़दीक गिलहरी बेशऊर होकर क्या बन बैठी है? अक्लमंद, बाअखलाक, बातमीज़, या बाअदब? बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी बातमीज़। अगला सवाल है, पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा? जंगल में चले जाने को, अपने घर चले जाने को, शर्म से पानी में जाके डूब मरने को, या इस दुनिया से चले जाने को? बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी शर्म से पानी में जाके डूब मरने को। अगला सवाल है, भला का मतज़ाद क्या है? अच्छा, मुखलिस, बुरा, या ख़राब? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी बुरा। अगला सवाल है, जो बात मुझ में है तुझको वो है डैश कहाँ? तो दिए हुए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। क्या होना चाहिए? पहला मुयस्सर, दूसरा फराहम, तीसरा नसीब, या चौथा हबीब? बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? खाली जगह में क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी इस खाली जगह में भरा जाएगा नसीब, यानी तीसरा जवाब हमारा बिल्कुल सही होगा।
अगला सवाल है, मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लिसानियत वकालत करती है कि खाली जगह है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तमाम बच्चे अंग्रेज़ी और घर की ज़ुबान में स्कूली तालीम का आगाज़ करते हैं। दूसरा है, तमाम बच्चे हिंदी को बतौर पहली ज़ुबान पढ़ते हैं। तीसरा है, तमाम बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान या घर की ज़ुबान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं। या चौथा है, तमाम बच्चे रियासत की ज़ुबान में अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ करते हैं। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी तमाम बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान या घर की ज़ुबान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से तफ़हीम मतन की हिकमत अमलियों के बारे में गलत बयान की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है, सरसरी मुताला तबसरा के लिए मुनासिब होता है जबकि गायर मुताला मखसूस सवालों के जवाब में मुआविन होता है। दूसरा है, सरसरी और गायर दोनों मुतालों में मतन पढ़ते हुए आँखों को तेज़ी से चलाना होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, सरसरी मुताला में मतन का मुताला तेज़ी से करते हैं जबकि गायर मुताला में मखसूस हक़ाइक़ की तलाश होती है। चौथा है, सरसरी मुताला में गहराई में जाकर मुताला करते हैं जबकि गायर मुताला में ज़्यादातर उजलत से मुताला करते हैं। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। यानी तफ़हीम मतन की हिकमत अमली के बारे में गलत बयान की निशानदेही करना है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी सरसरी मुताला में गहराई में जाकर मुताला करते हैं जबकि गायर मुताला में ज़्यादातर उजलत से मुताला करते हैं। ये गलत बयान है। अगला सवाल है कि जब बच्चा ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाक़यात और मज़ाहिर के बारे में पूछना शुरू करते हैं तो दूसरे के मुकाबले ज़ुबान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन सा होता है। इत्तिलाआती, आज़माइशी, तख़य्युली या इंज़िबाती। बताइए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी आज़माइशी। अगला सवाल है, इंसानी ज़ुबान की ख़ुसूसियत की बिना पर इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फ़िलहाल ज़मान व मकान मौजूद नहीं है। सवाल को अच्छे से समझ के और फिर जवाब देना है। सवाल क्या है, इंसानी ज़ुबान की किस ख़ुसूसियत की बिना पर इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फ़िलहाल ज़मान व मकान यानी ज़माना और जगह मौजूद नहीं है। साख्तियाती इन्हिसारियत पहला ऑप्शन है, दूसरा है इनफरादियत, तीसरा है इंतकालियत और चौथा है मनमानापन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, इंतकालियत। इंतकाल के मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल होना। तो गोया के मकान इसके अंदर आ गया, तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से किस महारत को मतन को समझकर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता है। सवाल को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है और फिर आंसर देना है। दर्ज झैल में से किस महारत को मतन को समझकर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता है। पहला ऑप्शन है, वाक़यात या नज़रियात को तरतीब देना और तज्ज़िया करना। दूसरा ऑप्शन है, अब तक पढ़े गए मतन का ज़हनी खुलासा बयान करना। तीसरा है, इनफरादी हुरूफ तहज्जी पर ज़ोर देना। और चौथा है, आइंदा मतन के बारे में तवक्को करना। तो महारत को मतन को समझ कर पढ़ने के लिए अहम नहीं है। क्या अहम नहीं है, इसमें से कौन सा जवाब हमारा सही होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी इनफरादी हुरूफ तहज्जी पर ज़ोर देना। ये जो है महारत को मतन को समझ कर पढ़ने के लिए
अहम नहीं समझा जाता है। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन दूसरी ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े कवायद के इतलाक़ के ख़साइस में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है दूसरी ज़ुबान में रास्त, तरसील और फिर दोनों ज़ुबानों के कवायद के उसूलों का तक़ाबुल। दूसरा ऑप्शन है हमारा अमल से ज़्यादा ज़ुबान की हैयत पर तवज्जो मरकूज़ करना। तीसरा है पहली और दूसरी ज़ुबान के कवायदी उसूलों का तक़ाबुल करना। चौथा है दूसरी ज़ुबान के कवायद के उसूलों की आमोज़िश और मश्क। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए। दर्ज झैल में से कौन दूसरी ज़ुबान की तदरीसी के तरीक़े कवायद के इतलाक़ के ख़साइस में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी दूसरी ज़ुबान में रास्त, तरसील और फिर दोनों ज़ुबानों के कवायद के उसूलों का तक़ाबुल करना शामिल नहीं है, कवायद के इतलाक़ के ख़साइस में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, उस्ताद तलबा से तजर्बे पर मबनी सवालों के जवाब देने के तरीक़े के बारे में गौर करने के लिए कहता है। ठीक है, और ये भी पूछता है कि इस तरह के सवाल का जवाब लिखते हुए वो क्या सोच रहे थे। इस खाली जगह को पुर करना है नीचे दिए हुए ऑप्शंस से। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, मा बाद वक़ूफ़। मा बाद वक़ूफ़। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कृष्ण का कौन सा मफरूज़ा वायगोट्स्की के ZPD से मुशाबहत रखता है। पहला है फ़ितरी तरबियत का मफरूज़ा, दूसरा है मुअस्सिर फ़िल्टर का मफरूज़ा, तीसरा है मवाद का मफरूज़ा और चौथा है निगरां का मफरूज़ा। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी मवाद का मफरूज़ा। अगला सवाल है, क्योमिन्स के मफरूज़ात की आपसी इन्हिसारियत के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। पहला ऑप्शन है दूसरी ज़ुबान में पढ़ना और लिखना, दूसरा है पहली और दूसरी ज़ुबान में बुनियादी आपसी महारतें, तीसरा है दूसरी ज़ुबान में तफ़हीम मतन और तैयारी, चौथा है पहली और दूसरी ज़ुबान में वक़ूफ़ी अकादमिक महारत। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी पहली और दूसरी ज़ुबान में वक़ूफ़ी अकादमिक महारत। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहजी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज़ नहीं फराहम करते हैं। दर्ज झैल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहजी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज़ नहीं फराहम करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अल्फाज और मतन ज़्यादा दिलचस्प होते हैं लेकिन हुरूफ ऐसा नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है हमारे अल्फाज के मुकाबले इलाहदा हुरूफ को याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तीसरा है पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाइयों के बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। और चौथा है अल्फाज और मतन बामाना रब्त कायम कर लेते हैं जबकि हुरूफ ऐसा नहीं कर पाते। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाइयों के बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है, ज़ुबान और बोली के बारे में दर्ज झैल में से कौन लिसानी एतबार से दुरुस्त है। ज़ुबान का अपना रस्मुल ख़त होता है लेकिन बोलियों का अपना रस्म ख़त नहीं होता है। दूसरा, ज़ुबान और बोली के माबैन फ़र्क़ व इम्तियाज़ को अभी तक सही तौर पर वाज़े नहीं किया गया है। तीसरा, ज़ुबान में तहरीरी अदब होता है जबकि बोलियाँ सिर्फ़ ज़ुबानी रिवायत पर मबनी होती है। और चौथा ऑप्शन है ज़ुबान और बोलियाँ लिसानी एतबार से एक होती हैं
लेकिन जोग्राफियाई एतबार से यकसां होती है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी ज़ुबान और बोली के माबैन फ़र्क़ व इम्तियाज़ को अभी तक सही तौर से वाज़ेह नहीं किया गया है। अगला सवाल है, उज़रा 7 माह की छोटी बच्ची है, मुसव्वतों और मसम्मतों को मिलाकर आवाज़ निकालती है, वो किसकी मदद से तरसील कर रही है? बताइए। पहला गूंगा, दूसरा लिसानी बोल, तीसरा सौतियों और चौथा तुतलाना। यहाँ बात को समझना है, मुसव्वतों सौत के मानी आवाज़ होता है और मुसम्मतों को मिलाकर आवाज़ निकालती है। तो इसका मतलब है कि गूंगा नहीं हो सकता है, लिसानी बोल ये भी नहीं हो सकता है, सौतियों ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ जवाब हो जाएगा इसका चौथा, यानी तुतलाना। अगला सवाल है, पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है? पहला, लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, दूसरा, पढ़ने वाले के लिए नए अल्फाज, तीसरा, अल्फाज को हम जैसे सुने वैसे ही मान लें, या चौथा, जब हम सुतूर से मावरा पढ़ते हैं तो अल्फाज को नोटिस करते हैं। बताइए, पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है? लफ्ज़ के माने होते हैं लफ्ज़ और लफ्ज़ियात। पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है? तो लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सा तसव्वुर ज़ुबान के इक्तिसाब के आलाकार यानी लैड में वाज़ेह नहीं किया गया है? पहला, बच्चे मुरस्सा ज़ुबान कैसे सीखते हैं, दूसरा, बच्चों की लिसानी माहसल उनके लिसानी मवाद से ज़्यादा क्यों होती है, तीसरा, बच्चे पहले अपनी ज़ुबान कैसे सीखते हैं, चौथा, बच्चे 4-5 साल की मुख्तसर मुद्दत में ज़्यादा ज़ुबान सीखने के काबिल के हो जाते हैं। बताइए, इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी बच्चे मुरस्सा ज़ुबान कैसे सीखते हैं। अगला सवाल है, ये देखा गया कि मुख्तलिफ समाजी मुआशी ग्रुप के बोलने वाले क़ाफ का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, ये डैश की मिसाल है। समाजी सक़ाफ़ती तनव्वुअ, या समाजी नफ्सियाती तनव्वुअ, या तीसरा समाजी लिसानियाती तनव्वुअ, चौथा अमली तनव्वुअ। ये देखा गया है कि मुख्तलिफ समाजी माशी ग्रुप के बोलने वाले क़ाफ का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो समाजी सक़ाफ़ती तनव्वुअ, समाजी नफ्सियाती तनव्वुअ, समाजी लिसानियाती तनव्वुअ या अमली तनव्वुअ। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? इसका सीधा जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी समाजी लिसानियाती तनव्वुअ। समाजी लिसानियाती तनव्वुअ। अगला सवाल है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है, अब आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए पहले, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इबारत को रीड कर लिया होगा और जवाब भी दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी वो अपने बच्चों की हिफाजत करते थे। वो अपने बच्चों की हिफाजत करते थे। अगला सवाल है, गोल की जमा है गोलियातियात या गोलातातीन या गोलों
या गोलाती? बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गोलों। अगला सवाल है, तरक्की का मतजाद क्या होगा, उल्टा क्या होगा? मतजाद का मतलब होता है उल्टा, ओपोजिट। तरक्की का मतजाद क्या होगा? कामरानी, शादमानी, खुशहाली या तनज़्ज़ुली? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी तनज़्ज़ुली। अगला सवाल है, इन बड़े जानवरों में आजकल के जानवरों की कौन सी खुसूसियत थी? पहला, वो अपने बच्चों को खाना खाने में मदद करते थे, वो अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखते थे, वो अपने बच्चों की देखभाल करते थे, या वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाते थे? बताइए, इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाते थे। अगला सवाल है, बड़े जानवरों में किन तब्दीलियों की वजह से वो किसकी सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं? पहला है, इंसान की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके, कायनात की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके, मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके, या भूख प्यास की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके। अगला सवाल है, बड़े जानवरों के जो नए नमूने खुशकी पर नज़र आए वो कैसे थे? भयानक, बदनुमा, डरावने या अनोखे? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी डरावने। अगला सवाल है, आदमी की शक्ल और सूरत से मिलती जुलती जानवरों की इस किस्म को आसानी से क्या कह सकते हैं? आदिवासी, अच्छा मानुस, बन मानुस या भला मानुस? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी बन मानुस। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। जंगपुरा की चौकी के पास एक जंगी घर भी था, वहाँ मुंशी राम शर्मा काम करते थे। जंगी वसूल करने में बड़े चौकस थे। चंगी वसूल करने में बड़े चौकस थे। उन्हें बच्चों से इतनी दिलचस्पी थी कि जब किसी बच्चे को देखते तो बहुत प्यार से बातचीत करते। रशीद भी मुंशी जी के पास जाया करता था और मुश्किल लफ्ज़ों के माना पूछ लेता था। उनकी चंगी का काम इतना ज़्यादा था कि रशीद को बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। मुंशी जी छुट्टी के दिन दिल्ली गए तो उर्दू बाज़ार से एक किताब ख़रीद लाए। मुंशी राम शर्मा कहाँ काम करते थे? एक चंगी घर में, एक बिजली घर में, एक डाक घर में, एक तार घर में? बताइए। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा पहला, यानी एक चंगी घर में। अगला सवाल है, मुंशी जी बच्चों को देखकर क्या करते थे? पहला, उनको खाने पीने की चीज़ें देते, उनको पढ़ने लिखने में मदद करते थे, बहुत प्यार से बातचीत करते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी बहुत प्यार से बातचीत करते थे। अगला सवाल है, यह चंगी घर कहाँ पर था? रेगड़पुरा में, कालीस हेड़ा में, यतीम पीतमपुरा में या जंगपुरा में? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी जंगपुरा में। अगला सवाल है, मुंशी जी कहाँ से किताब खरीद लाए? पहला, कबाड़ी बाज़ार से, इतवार बाज़ार से, किताब मेले से, उर्दू बाज़ार से? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी उर्दू बाज़ार से। लफ्ज़ की जमा क्या है? लफाजतों, लफाजातें, लफ्ज़ों या लफाजों? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, लफ्ज़ों। ख़रीद का मुतज़ाद है लेना, देना, फ़रोख्त करना या बेचना?
ख़रीद का मतज़ाद, इसका उल्टा हो जाएगा फ़रोख्त। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी ख़रीद का मतज़ाद है फ़रोख्त। अगला सवाल है, रशीद मुंशी जी के पास जाकर क्या करता था? तारीख़ से मुताल्लिक़ पूछता था, खेलों से मुताल्लिक़ पूछता था, मुश्किल लफ्ज़ों के माना पूछता था, हिसाब के सवालात मालूम करता था। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, मुश्किल लफ्ज़ों के माना पूछता था। अगला सवाल है, अंदाज़ा क़दर के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? पहला, तलबा की पेशरफ्त की रफ्तार के तयन क़दर में मुआविन होता है, इसे सिर्फ़ उस्ताद कर सकता है। तलबा की पेशरफ्त का कुल मंज़र पेश करता है, तलबा की कारकर्दगी का ठोस सबूत पेश करता है। अंदाज़ा क़दर के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, इसे सिर्फ़ उस्ताद कर सकता है, दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल है, आमोज़िश में खला पर गौर करने के लिए गलतियों का तज्ज़िया बहुत अहम है, क्योंकि पहला, गलतियाँ आमोज़गार की तफ़हीम में कमी का इंदिया हैं। दूसरा, गलतियाँ तसव्वुरात के फ़रोग़ और तरग़ीब को ज़ाहिर करती हैं। तीसरा है, ज़्यादातर गलतियाँ तलबा के बेहिस रवैये के बाइस होती हैं। और चौथा है कि गलतियाँ आमोज़गारों के ज़हन और उनके आमोज़िशी मराहिल की खिड़कियाँ हैं। बताइए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, गलतियाँ आमोज़गारों के ज़हन और उनके आमोज़िशी मराहिल की खिड़कियाँ हैं। अगला सवाल है, स्टीफ़न कृष्ण के पेश करदा मॉनिटर हाइपोथेसिस के हवाले कौन दुरुस्त नहीं है? पहला, इक़्तिबास और आमोज़िश की निगरानी में मुआविन होता है। दूसरा, आमोज़गार इस वक्त निगरानी कर सकता है जब उसके पास काफ़ी वक्त और उसूलों की काफ़ी मालूमात हो। तीसरा, ये दूसरी ज़ुबान के इक्तिसाब सबाक़ में ही बरता जाता है। या चौथा, ये इक़्तिबास और आमोज़िश के माबैन रिश्तों की बुनियाद पर होता है। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी इक्तिसाब और आमोज़िश की निगरानी में मुआविन होता है। अगला सवाल है, दरज़ैल में से कौन तश्कीली अंदाज़ा क़दर की मिसाल नहीं है? पहला, एक ख़ास वक्त ही जामे तहरीरी टेस्ट और दूसरे कामों का मजमुआ। दूसरा, पूरे सेशन में मुख्तसर टेस्ट लेकर हमजूलियों के ज़रिए नज़रसानी तक की हिकमत अमलियाँ। तीसरा, पूरे सेशन में बहुत से ज़ुबानी और तहरीरी काम और रोल प्ले वगैरह। चौथा, सेशन के अख्ताम पर एक टर्म पेपर। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी सेशन के अख्ताम पर एक टर्म पेपर। अगला सवाल है, जब एक नौ आमोज़गार मखसूस मतन के मवाद को समझने के लिए मौजू से मुताल्लिक़ आम मालूमात और सकाफ़ती पहलुओं को इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? नीचे से ऊपर का तरीक़ा, दूसरा नीचे से नीचे का तरीक़ा, ऊपर से नीचे का तरीक़ा, या ऊपर से ऊपर का तरीक़ा। सवाल को पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। जब एक नौ आमोज़गार मखसूस मतन के मवाद को समझने के लिए मौजू से मुताल्लिक़ आम मालूमात और सकाफ़ती पहलुओं को इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, ऊपर से नीचे का तरीक़ा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में कौन मतन की तफ़हीम और लफ्ज़ियात के फ़रोग़ में मुआविन नहीं होगा? पहला, मरकज़ी ख़याल का नक्शा, दूसरा, तसव्वुरी लुग़ात, तीसरा, लफ्ज़ों का नक्शा, या चौथा, हुरूफ़ तहज्जी का चार्ट। इसका सीधा जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी हुरूफ़ तहज्जी का चार्ट। अगला सवाल है, अंदाज़ा क़द्र के दो अहम किस्मों के हवाले से दर्ज झैल बयानात में से कौन दुरुस्त है? पहला है, तश्कीली जाँच आमोज़िश के हर मरहले में मुसलसल होती रहती है। दूसरा है, तकमीली जाँच आमोज़िश से पहले और दरमियान में की जाती है। तीसरा है, तश्कीली जाँच आमोज़िश के अमल के बजाय हयात पर ज़ोर देती है। और चौथा है, तकमीली जाँच पूरे साल होने वाली जाँच का मजमूई कुल अमल होती है। बताइए।
इसका जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी तश्कीली जांच आमोजिश के हर मरहले में मुसलसल होती रहती है। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन शमूलियती क्लासरूम की तख्लीक में मुआविन नहीं होता है? पहला है कसीर लिसानी तरीक़ा अपनाना, दूसरा क्लास में कुछ तलबा को मॉनिटर बना देना, तीसरा हमजूलियों का ग्रुप में तामुल और फीडबैक का निज़ाम, या चौथा टीम में काम करना। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी क्लास में कुछ तलबा को मॉनिटर बना देना। दर्ज झैल में से कौन शमूलियती क्लासरूम की तख्लीक में मुआविन नहीं होता है? बात को सीधा नहीं उल्टा करके ऐसे पूछा जाता है जैसे आदमी कंफ्यूज हो जाए। अगला सवाल है, पा को बा लिखने या पढ़ने और 6 को 9 लिखने या पढ़ने में बच्चे उमन गलतियाँ करते हैं। ये क्या है? अनुमिया, डिसलेक्सिया, या तनलाना या हकलाना, या चौथा अफासिया। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। अगला सवाल है, एक बुनियादी तरसीली महारतें BICS जानी जाती हैं। ऑप्शन क्या होगा? रोज़मर्रा की तरसील के लिए मुस्तअमल ज़ुबान, या बैन ज़ुबान, या ज़ुबान की आला महारतें, या इस्तिखराज और तजरीद की ज़ुबान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी रोज़मर्रा की तरसील के लिए मुस्तअमल ज़ुबान। अगला सवाल है, हिंदी बोलने वाले तलबा को एक उस्ताद अंग्रेज़ी बतौर दूसरी ज़ुबान पढ़ाता है और वाज़े उसूलों की वजाहत किए बगैर उन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी में बात करने का सबक और मौका फ़राहम करता है। तलबा की अंग्रेज़ी में बातचीत से पहले उस्ताद उनके सामने बतौर नमूना कुछ मिसालें पेश करता है। आगे चलकर धीरे धीरे उस्ताद की मदद से वो कवायद भी सीख लेते हैं। इस तरह उस्ताद किस तरीक़े तदरीस को मान रहा है? बताइए। तरसीली तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, कवायद के इतलाक़ का तरीक़ा, या समई लिसानी तरीक़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी तरसीली तरीक़ा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन तरसीली तरीक़े का ख़ासा नहीं है? पहला, वज़ा तदरीस के बजाय कवायद के उसूलों की बाज़ियाफ़्त, दूसरा है तरसील महारत का फ़रोग़, तीसरा है अमल से ज़्यादा हयात पर तवज्जो, या चौथा है ज़ुबान का सियाक़ में इस्तेमाल। बताइए। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी अमल से ज़्यादा हयात पर तवज्जो। अगला सवाल है, कहानियों की कौन सी किस्म कसीर लिसानियत और मुतनव्वा सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए सबसे मौजू है? पहला है साइंस फिक्शन, दूसरा है माफ़ोक़ुल फ़ितरत कहानियाँ, दूसरा है लोक कहानियाँ, और तीसरा है सवानेह उमरियाँ। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी लोक कहानियाँ। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन अदब अतफ़ाल के पसंदीदा ख़ासे में शामिल नहीं है? पहला है बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ और मानूस अल्फाज, दूसरा है जाज़िब तस्वीर, तीसरा है जानवरों के किरदार, और चौथा है वाज़ेह अखलाक़ी अक़दार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी वाज़ेह अखलाक़ी अक़दार। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन आमोजिश का अहम हिस्सा नहीं है? पहला है मुतासिर कुन, दूसरा है नफ्सियाती हरकी, तीसरा है वक़ूफ़ी, और चौथा है समाजी नक़ाली। बताइए। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा चौथा, यानी समाजी नक़ाली। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो और सीटेट के सवालात समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो सीटेट या TET की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का
आसान अंदाज में जवाब दिया जाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम सीटेट के मज़ीद अहम सवालात आंसर की के मुताबिक हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।